नमस्कार। कथाओं के झुनोट में मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। और मैं आज जो कल परसों से जो मैंने कहानी शुरू की है, रेल, उसका तृतीय भाग जो है वो मैं आपको अपने स्वर में बताना चाहती हूँ। और मेरी जो कथाएं हैं ये आप कोई भी काम करते हुए आप ऑन कर दीजिए और सुनते रहिए। संभवतः अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। और अगर कहीं कुछ आपको कमी लगती है तो आप मुझे निर्देशित कर कीजिए, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। अगर मुझे वो अक्षरशः सही लगेगा तो मैं निसंदेह उसको अनुपालन करूँगी। तो मैंने आपको बताया था किस प्रकार से वो काठगोदाम में, किन परिस्थितियों में वो काठगोदाम तक पहुंची, दोनों बहनें। और अपने माता की मृत्यु और पिता के मतलब अब फौज से मिसिंग होने के बाद जिस तरह का व्यवहार लोगों ने उनके साथ किया, वो जब न सहन हो पाया तो वो रातों रात सुबह सुबह निकल पड़ी और किसी बहुत ही विकट परिस्थितियों को कहते हुए ऊपर वाले ने उनकी रक्षा की और वो काठगोदाम तक तो पहुंच गई। अब आगे की क्या हुआ, जी मेरे मुंह से सुनिए। सहमी सिमटी, डरी डरी वह बच्चियां किसी अनहोनी के कारण ही घर छोड़कर इस अवस्था में यहाँ तक पहुंची हैं, यह कोई भी समझ सकता था। सामने बैठे व्यक्ति को भी समझ आ गया था कि दाल में कुछ काला है। कुछ देर बाद लखनऊ आने वाला था और बच्चियों को चाय पूछने पर उन्होंने मना कर दिया। उन महानुभाव ने पूछा, क्या तुमको लेने स्टेशन पर कोई आएगा? तो वह डबडबाई आंखों से उस व्यक्ति को कुछ न कह पाई और पर रोने लगी। तब वह व्यक्ति ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा तो वह कुछ ना नुकुर के बाद लखनऊ स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही चल पड़ी। वह व्यक्ति लखनऊ में रहने वाला कोई उत्तराखंडी ही निकला। घर पहुंचकर एक बुजुर्ग महिला को उसने माँ कहा और बताया कि अनाथ है, रेल में मिली, मैं इन्हें यहाँ ले आया। तो माँ ने पूछा ना, ये किसको लेके आए हो, इस ऐसे पूछा तो उसने ये जवाब दिया। उसकी वह माँ उन्हें वह स्त्री जिसे वह माँ कह रहा था उन्हें एक कमरे में ले गई और कहने लगी कि इस जगह नहा लो और कपड़े अगर हैं तो बदल लो। इस पर जब निर्मला ने कहा पानी, मतलब वो तो गाँव से आई थी, पानी मतलब पानी, तो वह बुजुर्ग महिला समझ गई कि लड़कियां नल भी नहीं जानती। उसने उन्हें नल खोलना बंद करना सिखाया। मैं 1950 की बात करें, आज तो हमारे उत्तराखंड में घर घर नल है, उनमें पानी जितना भी आए जब भी आए, किंतु नल तो लगे हैं। नहाने बंद करना सिखाया, नहाने के लिए गर्म पानी दिया। नहाकर वह सुदर्शन कन्याएं और भी सुंदर दिखने लगी। फिर जब उन्हें गरम दाल भात सब्जी दही खाने को मिला, ताजी गरम घी चुपड़ी रोटी मिली, तो उनकी अतृप्त शुदा और जाग गई और वह सपना समझ अनेक बार चौंक भी जाती कि क्या ये हमारे साथ ही हो रहा है। फिर उस औरत ने उन्हें कमरे में आराम करने को कहा तो जमीन पर बिछे कालीन पर भी वे सोने लगी। तब उस स्त्री ने उनको ऊपर पलंग पर सोने को कहा तो वह दोनों एक दूसरे का मुंह देख झिझकते हुए पलंग पर सोने चली गईं और न जाने कितने समय तक सोती रही। इतने दिनों की थकान और जो असमंजस था, जो ऊहापोह थी उनके दिमाग में, और जो थकान थी वो नहाने धोने के बाद और अच्छा गर्म खाना खाने के बाद और अभी तक जो उनके साथ व्यवहार हुआ था वो अच्छा होने के कारण वो बिल्कुल निश्चिंत होकर सो गई, उनको नींद आ गई। शाम 6 बजे एक औरत उन्हें देखने आई। उनके लिए दूध और बहुत सी चीजें खाने को लाई। वह बहनों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, परंतु कमरे से बाहर निकलने में उन्हें डर मिश्रित संकोच हो रहा था। ऐसे कई दिन गुजरे। उस अजनबी ने उन दोनों लड़कियों का नाम स्कूल में लिखाया, उनके लिए ट्यूशन लगवाया। वह काफी कमजोर थी पढ़ाई में। करीब 2 वर्ष के बाद उन दोनों में कुछ परिवर्तन आया।
अब दोनों में आत्मविश्वास, एक अजब सी खुशी की चमक आने लगी और घर के लोगों में उनका विश्वास बढ़ने लगा। पर अभी भी वह अल्पभाषी और संकोची ही थी। इधर निर्मला और तुला के अचानक गायब हो जाने के बाद, अब ये गांव का बता रही हूँ, बिंदुली समझ भी न पाई और फिर से काम करने की बात उसे बहुत खल रही थी। उनका जाना तो नहीं, किंतु उनका जो हर समय उनसे काम करवाती थी वो उसको अब स्वयं करना पड़ेगा। सब सरपट चल तो रहा था। सुदूर बचपन की ईजा बाबूजी के साथ बिताए क्षण रह रहकर जल में तेल बिंदु से जगमग करते और माँ की खून से सनी लाश, पिता का यूं तिरोहित होना, फिर नारकी यंत्रणा दोनों बहनों के जीवन में रह रहकर आंखें उनके अब और आज के सुखमय संतुष्ट जीवन को कुछ कुछ धूमिल कर जाते और अचानक दोनों बहनें उदासी उदासी के आगोश में आबद्ध हो जाती। अतीत को एकदम से कैसे भूल सकता है। और शेष अच्छा चल रहा था। कभी कभी जीवन में अपने से नहीं निकलते और अनदेखे अनजाने अपने बन जीवन संवारने में लग जाते हैं। वह व्यक्ति जो इन अनाथ कन्याओं को अपने घर ले आया था, वह लखनऊ में बसा एक कुमाऊनी सुनार परिवार था। शाब बनिए होते हैं ना, वर्मा भी लिखते हैं कुछ जो सुनार पर, जिसके लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती थी। वह अब और छोटा बेटा ही बचे थे, जिसके जो अपने लोग थे बहुतों की अकाल मृत्यु हो गई थी और घर में केवल उसकी माँ और वही बचे थे। घर में 2 स्त्री सेविकाएं और 2 पुरुष सेवक घर के पिछवाड़े के बने घरों में रहते थे। जो युवक निर्मला और तुला को अपने घर लाया था उसका नाम था ब्रजनंदन शाह। यह एक पढ़ा लिखा युवक और अब तक अविवाहित था। घर में हुई आकस्मिक मौतों ने उसे एकांतवासी, समाज सुधारक और निर्लिप्त स्वभाव का बना दिया था। वह चुपचाप उन लोगों की सहायता करता था जिन पर लोगों को ध्यान कभी न जाता था। जैसे बीमार, दबे, दुखी, असहाय लोग उसकी दृष्टि में जब भी आते वह उनकी मदद करता। पैसों का अकाल इस घर में नहीं था, परंतु उसकी माँ उमा देवी को कभी कभी लगता कि अब आगे कौन इस घर को की मिल्कियत को संभालेगा। पर ब्रिज को समझाना आसान न था। वो चुपचाप सुनता, करता अपने मन की। आज का दिन निर्मला के लिए विशिष्ट था, क्योंकि आज वह लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में अपनी पहली कक्षा में, प्राचीन इतिहास विभाग में अपनी पहली कक्षा में बैठेगी। उसका वहाँ दाखिला करवा दिया था। इतना आगे बढ़ गई कहानी। उसे बर्लिंगटन चौराहे तक पैदल आकर बस पकड़नी होती थी। विश्वविद्यालय के दूसरे गेट से वह अपनी कक्षा तक अपनी सखी विभा के साथ जाती थी। दोनों की कक्षा और विषय एक थे और उनकी दोस्ती को लगभग 8 वर्ष हो चुके थे। दोनों एक दूसरे की प्रतिद्वंदी भी थी, पर परम मित्र भी। उधर उमा देवी, जिनकी अवस्था 70 पार हो चुकी थी, के कार्यों में दोनों बहनें सहायता कर उनकी कृपा पात्रा बन चुकी थी। छोटी तुला लखनऊ के नारी शिक्षा निकेतन में अपनी सहपाठिन और परम मित्र थी। वो उसकी परम मित्र थी। इस कथा के कुछ पात्र अभी जीवित हैं। बता दूं कि अविवाहित ब्रिज अब आगे कहानी बढ़ रही है, अब निर्मला का पति है और मेरी मित्र तुला भी लखनऊ वासिनी एक समृद्ध परिवार की स्वामिनी है। तो मैं ये कह रही हूँ, कभी कभी अघट भी हो जाता है जिसका परिणाम दुष्परिणाम कहलाता है। कभी कभी ऐसा अघट भी होता है जिसका परिणाम अच्छा होता है। तो ये आप इसको हम प्रारब्ध कहें या जो भी कहें, तो इस प्रकार से इस कहानी के विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। और ये मैंने एक बताने का प्रयास किया है, लिखने का, और इसमें जो कमियां हो वो भी मुझे इंगित करिएगा। नमस्कार।